Avantika and Komal, ask everyone to join this Google Meet. Yeah, please ask everyone to join this immediately. So we are starting now. People will join in between. So shall we start? So shall we start? Everybody can listen me. Can you hear me? Okay, we are starting now. So everybody has Smith chart with them. ये अदिति आपके पास स्मिथ चार्ट है? यू हैव स्मिथ चार्ट? अदिति, निखिल, निखिल यू हैव स्मिथ चार्ट? निखिल यू हैव स्मिथ चार्ट? निखिल, निखिल खोयवाल, को यू हैव स्मिथ चार्ट विथ यू ना? प्रांजलि, कोमल, you have Smith chart with you na? Okay, so we're starting now. I'll share the screen now. Please close your mic. If you have any doubt, then you can ask in between. Please close your mic. Charu, close your mic. So can you see my screen? So my screen is visible to you, everybody. Can you see my screen? स्क्रीन देख सकते हैं आप लोग यार, जवाब दीजिए. तो लास्ट क्लास आई हैव discussed about what this circle is called. What we call this circle? What we call this circle? This circle, this one. Last class we have discussed ना? क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस की रेजिस्टेंस. इस सर्किल को क्या बोलते हैं? सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, और इसको छोटे बड़े वाले सर्किल को, इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट रिएक्टेंस. और ये क्या हो गया? कांस्टेंट रेजिस्टेंस. if you can see this arrow, the first one, second, I'll show you in another way. So see this arrow, this arrow, this circle, this half circle,
this is called constant reactance, constant resistance. And this circle, this one, this one, this one, this circle is called constant resistance circle. So it is clear, everybody? Is it clear to you? Is the circles are clear to you? What we call it? This is called जो ये सर्किल दिख रहा है, ये जो सीधा सीधा जा रहा है, ये सीधा सीधा, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्किल, रिएक्टेंस सर्किल. और ये जो सर्किल है जो साइड में बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्किल. ये दो तरह का चीज़ होता है जो हमको अवेयर होना चाहिए स्क्रीन स्मिथ चार्ट में. तो ये क्लियर है आपको? फिर आपके पास अगर स्मिथ चार्ट होगा तो उसमें देखिए एक जगह लिखा होगा, ये इस साइड में देखिए, यहाँ पे लिखा होगा वेवलेंथ टुवर्ड्स जनरेटर. यहाँ दिख रहा है आपको? यू कैन सी हियर इट इज रिटन देयर, वेवलेंथ टुवर्ड्स जनरेटर. वेवलेंथ टुवर्ड्स जनरेटर दिख रहा है, या वेवलेंथ टुवर्ड्स लोड लिखा होगा इस जगह पे, इस जगह पे. तो देखिए मैं कैसे इसको डिफाइन करते हैं, इसको मैं बता रहा हूँ आपको. ये आप देख पा रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ मैं? वेवलेंथ टुवर्ड्स जनरेटर, वेवलेंथ टुवर्ड्स लोड. सो सपोज if our reference point is this, if our reference point is this Zin, if we take our reference point this one Zin, and if we are going in the load direction, then we can call it as wavelength towards load. So if I am standing here and I am going in the right direction, this side opposite to the arrow, so what we call as that we are moving towards the generator. If our reference point is in this side and if we are moving towards the arrow, then what we call it as, we call it as that we are moving towards the load. अगर यहाँ खड़े हैं चाहे यहाँ खड़े हैं, अगर एरो के उल्टा इस साइड जा रहे हैं अपोजिट साइड में, तो हम लोग बोलेंगे मूविंग टुवर्ड्स द जनरेटर. और अगर इस यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ खड़े हैं और इधर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, एरो के साथ जा रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मूविंग टुवर्ड्स द. समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहा हूँ मैं? हेलो? अगर ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इफ यू आर स्टैंडिंग इन दिस पोजीशन एंड वी आर मूविंग दिस साइड, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द जनरेटर, बिकॉज लोड एरो इज अपोजिट टू द जनरेटर. इफ यू कैन सी इन द फिगर, लोड एरो इज अपोजिट टू द जनरेटर. इफ यू आर स्टैंडिंग हियर एंड इफ यू आर मूविंग इन दिस साइड, देन वी कैन कॉल इट एज मूविंग टुवर्ड्स द लोड. अगर उल्टा चल रहे हैं तो मूविंग टुवर्ड्स द लोड. अगर यहाँ पे खड़े होके इस साइड चल रहे हैं, राइट साइड में चल रहे हैं, तो मूविंग टुवर्ड्स द जनरेटर. तो अगर आप स्मिथ चार्ट देखिएगा तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वेवलेंथ्स टुवर्ड्स द जनरेटर. मतलब अगर ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, अगर इस साइड मूव कर रहे हैं हम लोग, ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इस साइड में, तो ये क्या हो गया? वेवलेंथ्स टुवर्ड्स द जनरेटर. अगर यहाँ पे खड़े हैं, उल्टा मूव कर रहे हैं, इस साइड से मूव कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? मूविंग टुवर्ड्स द लोड. समझ रहे हैं? ये चीज़ें यहाँ. तो देखिए एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ. अगर आप स्मिथ चार्ट देखेंगे तो देखिए, अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट ये है, यहाँ पे देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है मूविंग वेवलेंथ्स टुवर्ड्स द लोड, दिख रहा है आपको? आप स्मिथ चार्ट खोल के रखिए अपने सामने और यहाँ पे वैल्यू देखिएगा 0.25 आएगी वैल्यू, यहाँ पे दिख रही होगी आपको 0.25 इस एक्सट्रीम पॉइंट पे. तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग और पूरा चलते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, तो यहाँ पे आपको यू विल सी हियर वैल्यू 0.49. means if you are completing one circle, how much distance we are covering in the Smith chart? Lambda by 2. Because if you are starting from the 0 point and if you are completing one circle, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है? इस साइड में वैल्यू क्या आ रहा है? 0.49. So the meaning of this, if you are moving from the reference point, this point, and if you are completing one circle, then we are covering the distance of lambda by 2 in the Smith chart. It means that, I'll tell you, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा यहाँ पे लैम्डा वैल्यू है, तो लैम्डा वैल्यू को कवर करने के लिए स्मिथ चार्ट में कितना मूव करना होगा? बताइए कितना मूव करना होगा? अगर ये L इक्वल टू लैम्डा है, अगर उसको हमको स्मिथ चार्ट में कवर करना है, तो हाउ मच डिस्टेंस वी नीड टू कवर? कितना बार घूमना होगा हमको? क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग? डबल, अवंतिका ने बोला डबल. अदिति ने मतलब अगर एक का लैम्डा बाई 2 है, मतलब अगर लैम्डा डिस्टेंस कवर करना हो तो वी हैव टू मूव ट्वाइस. मतलब 2 बार हमको सर्कल बनाएंगे तब जाके वैल्यू कितनी आएगी?
लैम्डा आएगी। इज इट क्लियर? मतलब अगर लैम्डा डिस्टेंस कवर करना हो तो उस पॉइंट से हमको इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट से लेकर 2 बार पूरा स्मिथ चार्ट कवर करना होगा। इससे क्या मिलेगा हमको? लैम्डा वैल्यू मिलेगा। मतलब अगर एक बार हम पूरा कवर करेंगे, इफ यू आर कवरिंग वन टाइम वी विल कवर द डिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाई 2। इफ यू विल cover one more time, the distance will be double, it will be lambda by 2 plus lambda by 2, it will be lambda. So we will move to solve our problem. So problem solve करने के लिए चलते हैं, जो हमारा problem था उसको देखते हैं पहले। So we'll see the problem, how the problem is coming in the Smith chart. So everybody can see the problem. A 50 ohm transmission line is terminated to a load of 25 plus 50 J. The length of the transmission line is 3.3 lambda. Find reflection coefficient, VSWR, input impedance, input admittance. Everybody can see the problem. Is it visible to you? विजुअल है आपको? जवाब देते रहिए यार, बीच बीच में जब पूछा जाए तो बताते रहिए यार। तो हाँ ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास एक बार निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है जेड नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है। व्हाट इज दिस? 50 ओम रजिस्टर। मतलब इसको मैंने बोला था व्हाट 50 ओम रजिस्टर ट्रांसमिशन मीन्स जो यहाँ पे जेड नॉट बनेगा, इसके आगे लिखिए फिगर देख के आप इसके आगे लिखिए जेड नॉट इक्वल टू 50 ओम। मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस की बात की गई है उसकी वैल्यू 50 ओम दी गई है। सभी लोग पेन से लिखिए उसके आगे। लिखिए यहाँ पे जेड नॉट इक्वल टू कितना हो गया? 50 ओम। फिर यहाँ पे फिर दिया हुआ है टू ए लोड ऑफ 25 प्लस 50 जे। मतलब जेडल की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे? 25 प्लस 50 जे। जेड नॉट की वैल्यू हमको पता चल गया 50 ओम है। जेडल की वैल्यू दी हुई है 25 प्लस 50 जे। फिर दिया हुआ द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज 3.3 लैम्डा। मतलब ये जो डिस्टेंस है एल इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3.3 लैम्डा। तो देखिए मैंने बोला था कि एक बार अगर स्मिथ चार्ट को कवर करते हैं तो लैम्डा बाई 2 होता है। अगर 3.3 लैम्डा है, अगर 3 लैम्डा को अलग कर दें हम लोग, 0.3 को अलग कर दें, तो 3 लैम्डा को कवर करने के लिए हमको कितना बार चलना पड़ेगा स्मिथ चार्ट में? 6 बार। 6 बार चलेंगे और 0.3 को ऐड कर देंगे, तब जाके हमको डिस्टेंस मिल जाएगा 3.3 लैम्डा। इतना क्लियर है हमको? सवाल क्लियर हमको क्या बोल रहा है? एवरीबडी इज क्लियर विद द क्वेश्चन? अब देखिए सबसे पहले तो सबसे पहले क्या निकालना है हमको? सबसे पहले निकालना है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालना है, VSWR निकालना है, इनपुट इम्पीडेंस निकालना है, इनपुट एडमिटेंस निकालना है। तो मैंने क्या बोला था? सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? जेड नॉर्मलाइज्ड वैल्यू। तो कॉपी में लिखिए अपने जेड एनएल इक्वल टू जेड नॉर्मलाइज्ड वैल्यू। मतलब जेड एनएल इक्वल टू जेडल अपॉन जेड नॉट। जो जेडल की वैल्यू है उसको जेड नॉट से डिवाइड कर देंगे। लिखिए कॉपी में जेड एनएल इक्वल टू जेड एल अपॉन जेड नॉट। जेड एनएल हो गया हमारा जेड नॉर्मलाइज्ड वैल्यू। हम नॉर्मलाइज्ड वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे वैल्यू दी हुई 25 प्लस 50 जे। अगर आप स्मिथ चार्ट देखेंगे तो कहीं भी आपको 25 50 नहीं दिखेगा, सब पॉइंट्स में वैल्यू है। अगर आप ध्यान से स्मिथ चार्ट देखेंगे तो सब क्या है? पॉइंट्स में वैल्यू दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है सबको? तो इतना लंबा वैल्यू नहीं दिख रहा होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले नॉर्मलाइज करेंगे। मतलब वी विल मेक द वैल्यू स्मॉल, देन वी विल अरेंज इन द स्मिथ चार्ट। सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको छोटा करना है वैल्यू को। तो अगर छोटा करेंगे तो उसके लिए नॉर्मलाइज करेंगे। तो नॉर्मलाइज करने के लिए जेड एनएल इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड एनएल इक्वल टू जेडएल अपॉन जेड नॉट मीन्स लोड अपॉन कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस। लोड कितना दिया हुआ है? 25 प्लस 50 जे अपॉन 50। तो कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? अवंतिका बताइए आंसर कितना आएगा? 0.5 प्लस 1 जे। क्लियर है हमको? 0.5 प्लस 1 जे। अब देखिए कैसे इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग स्मिथ चार्ट में। अब देखो हमको रिएक्टेंस पार्ट देखना है, मतलब इस सर्किल को देखना है। तो इस सर्किल में 0.5 कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखिए 0.5 यहाँ दिख रहा है आपको, इधर दिख रहा है 0.5 यहाँ दिख रहा है कहीं 1.21 98765 यहाँ दिखा है 0.5। हाँ, अब ये कोलाइड किससे कराना है हमको? रिएक्टेंस पार्ट के 1 से। समझ रहे हैं हमको क्या करना है? मतलब इस चीज को मार्क कर लेते हैं हम लोग।
हेलो, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये अच्छा देखिए यहाँ पे 0.5 दिख रहा है आपको, दिखा? अब ये किससे कोलाइड करवाना है हमको? 1 से। तो देखो 1 किसका देखना है हमको? 1 देखना है हमको इस चीज़ का, इसका 1 रिएक्टेंस पार्ट का। अब ये दोनों कहाँ कोलाइड हो रहे हैं? आपको दिखा कहाँ कोलाइड हो रहे हैं दोनों? इसको इस सर्किल को देखिए, 1 वाले सर्किल को, इसको, और ये 0.5 वाले सर्किल को, जो 0.5 हमको मिला है। यहाँ पे 0.5 कहाँ मिला है? यहाँ पे 0.5। ये दोनों कहाँ कोलाइड हो रहे हैं? आप मार्क कर सकते हैं कहाँ कोलाइड हो रहा है, दिख रहा है आपको? ये देखो 1 वाली सर्किल ये आ रही, 1 वाली लाइन ये रही। अब हमको देखना है 0.5 कहाँ कोलाइड हो रहा है। ये रहा हमारा 0.5। 0.5 यहाँ पे कोलाइड हो रहा है कुछ, यहाँ मार्क कर लेंगे इस चीज को। यहाँ कोलाइड हो रहा है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना इस जगह पे? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेड एन एल बोलेंगे, जेड नॉर्मलाइज वैल्यू। अपने स्मिथ चार्ट में इसको मार्क कीजिए, जेड एन एल लिखिए, इसको बोलेंगे जेड एन एल, जेड नॉर्मलाइज वैल्यू। इतना क्लियर है हमको? अब देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा 1,0, एक आपको 1 जो होगा आपका, ये 1 कहीं दिख रहा है आपको नीचे सीधे वाली स्ट्रेट लाइन में? मैं दिखा रहा हूं, ये 1 दिख रहा है, ये 1। इसको और इसको मिला ली, इसको और इसको कंपास से इसका डिस्टेंस नापिए और एक सर्किल बनाइए। इन दोनों का डिस्टेंस नापिए और एक सर्किल बनाइए। सर्किल बनाएंगे हम लोग। सर्किल कैसे बनेगा? जैसे सर्किल बन रहा है वैसे एक सर्किल बनाइए आप। आपके पास कंपास लाइए या पेंसिल जो भी है आपके पास, उसके थ्रू एक सर्किल बनाइए उतना डिस्टेंस लेके। ऐसे बन जाएगा सर्किल एक। बन बन रहा है, ऐसे बन जाएगा। इस 1,0 को सेंटर लेंगे और यहाँ पे जो हमारा नॉर्मलाइज्ड वैल्यू है जो कोलाइड हुआ है, उन दोनों को स्केल से नापेंगे और एक सर्किल बनाएंगे। बना लेंगे। किसी को डाउट है कुछ तो पूछिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। मार्क कर देते हैं। ये 1,0 यहाँ पे, ये जो ये लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, इसमें 1.2 के बाद 1,0 यहाँ दिखा इस एरिया में, इस जगह पे ऐसे। हाँ, इसको और जो नॉर्मलाइज वैल्यू जो आपकी नॉर्मलाइज वैल्यू मिली है, जो भी नॉर्मलाइज वैल्यू मिली है, यहाँ पे मिला है हमको अपना नॉर्मलाइज 0.5 प्लस 1 जे, यहाँ मिला है हमको। इन दोनों का डिस्टेंस लेके एक सर्किल बनाइए पूरा। बन जाए, बन गया है तो बताइए। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। इस साइड में देखिए दिख रहा होगा वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। अगर आपके पास स्मिथ चार्ट नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा आपको। मैं भी स्मिथ चार्ट लेके बैठा हूँ, आपको दिख रहा होगा। बिना स्मिथ चार्ट के समझ में नहीं आएगा। आप देखिए, आपको कहीं दिख रहा है वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो? दिखा आपको इसमें चार्ट में? हेलो, सर्किल बना लिया आप लोगों ने? सबने सर्किल बना लिया? सर्किल बना दिया। तो ये जो सर्किल बना हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं VSWR, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। तो देखिए ये सर्किल यहाँ पे आपको, सर्किल आपके, आप एक बार दिखाइए जो सर्किल सभी लोग जो लोग बनाए हैं, दिखाइए तो हमको।
सर्किल दिखाइए, तो इसमें चार्ट दिखाइए तो सभी लोग एक एक करके, केवल पेपर दिखाइए, पेपर सर्किल बन गया ना। अक्षत आपका कहाँ है इसमें चार्ट? अक्षत क्या नहीं आ रहा है? ठीक है ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जो सर्किल है वही हमारा हो गया VSWR। सर्किल को हम लोग क्या बोलते हैं? VSWR, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। अब देखिए VSWR की वैल्यू कितना हुई, जो सर्किल आपका बना हुआ है जो इस लाइन पे कोलाइड कर रहा है वही वैल्यू हुई। मतलब देखिए मैं बता रहा हूं, अब इस ये हमारा सर्किल बना हुआ है, ये सर्किल बना हुआ था, मिट गया, ये जो भी बना हुआ था ऐसे बना हुआ था ना, यहाँ पे VSWR आ रहा था। तो जो इससे कोलाइड कर रहा है ये वैल्यू, इस पे जो कोलाइड कर रहा है, यहाँ पे सामने इसके देखेंगे, इसके सामने, इस चीज के सामने, डायरेक्ट इसके सामने, तो कितनी वैल्यू आ रही है? इसके सामने देखिए, जहाँ यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, इसके सामने डायरेक्ट देखना है कितनी वैल्यू है, वो हमारा हो गया VSWR। इस लाइन पे देखना है जहां भी कोलाइड कर रहा है। देखिएगा अगर आप सर्किल बनाइएगा तो 4.2 पे कोलाइड करेगा। यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ये लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, सीधे वाली लाइन की। तो आप देखिएगा नीचे 4.2 पे कोलाइड करेगा, ये 4.2 पे काट बाइसेक्ट करेगा, वो हमारा निकल गया VSWR। समझ गए आप? ये स्ट्रेट लाइन पे इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे 4.2 पे कहीं कोलाइड करेगा, यहाँ पे उसी को हम लोग बोलेंगे VSWR। वो हमारा VSWR निकल गया। अब देखो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है, लिखिए कॉपी में, VSWR इक्वल टू 1 प्लस, ऐसे लिखिए VSWR इक्वल टू अरे यार ये जो बना रहा है वो दिख रहा है आपको? हाँ बता रहा हूँ, बस यही बता रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ यार। VSWR इक्वल टू 1 प्लस मॉड अपॉन 1 माइनस मॉड। अब ये मतलब जो ये मॉड दिया हुआ है, ये मॉड जो बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। इसमें एंगल भी आएगा और वैल्यू भी आएगी। तो हमको VSWR हमारा पता चल गया 4.2 है। अब हमको क्या निकालना है? मॉड निकालना है। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, कॉपी में लिख लीजिए, VSWR इक्वल टू 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अपॉन 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ये जो बना हुआ है, ये जो मॉड के अंदर, ये हमारा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है। अब फॉर्मूला क्लियर है हमको? क्या क्या बता रहा हूं मैं? अब देखिए हमको 4.2 मालूम चल गया कि 4.2 की वैल्यू यहाँ पे 4.2 VSWR आ गया है, इक्वल टू 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अपॉन 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आप लोग निकालेंगे तो निकल जाएगा, कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी। निकाल लेंगे इसको, निकाल लेंगे ना इसको, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे ना, इस चीज की वैल्यू। हमको VSWR पता चल गया, 4.2 निकल गया है। अब हमको क्या करना है? फॉर्मूला में रख देना है। तो 4.2 इक्वल टू 1 प्लस ये वैल्यू अपॉन 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो यहाँ से हमको अननोन पता है, VSWR की 4.2 निकला हुआ है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना निकल के आ जाएगा? आप कैलकुलेटर में सेट करके देखिएगा। अब हमको इसका एंगल पता करना है कि इसका एंगल कितना है। तो देखो जो भी ये सर्किल है,
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट साइड में दिख रहा है हमको। वैल्यू के साथ साथ एंगल भी लिखना है। तो देखो जो कोलाइड किया है उसी के सामने वाली, इसी को बढ़ा के सामने वाला एंगल देख लो कितना एंगल आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो एंगल देख के बताओ कितना आ रहा है। ये जो पार्ट है वो एंगल वाला ही पार्ट है। अब एंगल देख के बताइए कितना आ रहा है। दो इसमें वैल्यू हो गए, एक कांस्टेंट होगा, अगर एक मैग्नीट्यूड होगा और एक एंगल टर्म होगा। तो मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे 4.2 इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अपॉन 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। वहां से हमको क्या निकल के आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, एक और चीज क्या निकालना है हमको कि कितने एंगल पे है, ये यही निकालना है। हाँ, तो जो आप ये सर्कल बनाए हैं ऐसा भी कर सकते हैं, जो भी आप सर्कल बनाए हुए हैं जहां ये नॉर्मलाइज कोलाइड कर रहा है इसको एक्सटेंड कर लीजिए, यहाँ पे एक्सटेंड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 90 और 80 के बीच में आ रहा है, कुछ 82 डिग्री एंगल आएगा आपका, 82 डिग्री एंगल दिखेगा आपको। जो भी आप नॉर्मलाइज वैल्यू बनाए हैं इसको एक्सटेंड कर लीजिए सामने, और यहाँ पे देखिएगा 82 पे कट करेगा। समझ गए हम लोग, जो नॉर्मलाइज वैल्यू है उससे ही खेलना है हमको। जस्ट एक्सटेंड द नॉर्मलाइज्ड वैल्यू, यू विल गेट द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। कितना एंगल है, 82 डिग्री आएगा। देखिए इसको, यहाँ पे हमारा नॉर्मलाइज्ड वैल्यू था, अब इसको हम एक्सटेंड कर दिए तो ये लाइन क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट वाली लाइन है, यहाँ नीचे दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिएगा तो 82 डिग्री बनेगा, यहाँ नहीं कि 90 है या 80 90 के बीच में आ रहा होगा। तो कितना एंगल आ गया, एक मैग्नीट्यूड आएगा और एक एंगल आएगा। मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे VSWR इक्वल, हाँ तो दो चीजें हम निकाल लिए। इन दोनों चीजों में बताइए किसी को दिक्कत है तो डाउट बताइए, फटाफट डाउट बताइए। इन दोनों चीजें में किसी को भी हो तो सॉल्व करते हैं। आगे की दो चीज भी देखते हैं, पहले ये दो चीज बताइए किसको डाउट है। दो चीज निकाल लेंगे, ठीक है। हमको डिपार्टमेंट में बुलाया गया है, अभी लैब ऑफ का वो चल रहा है, उसका वीडियो बनेगा। तो मैं एक सवाल देता हूँ, सवाल लिखिए आप लोग और उसको सॉल्व करिएगा। बाकी दो चीजें मंडे को देखेंगे। एक सवाल लिखिए आप लोग, तब तक इन दोनों का निकालिएगा। लिखिए एक 100 ओम ट्रांसमिशन लाइन, ए 100 ओम। ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा है ना, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस है इसको 100 कर दीजिएगा, जो ये लोड इंपेडेंस है इसको भी डबल कर दीजिएगा, 50 + 100 J, और ट्रांसमिशन लाइन की वैल्यू हो जाएगी 6.6। अब पता करिएगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या है और VSWR क्या है, पता करके हमको मंडे को सॉल्व करके बताइएगा। ये दो चीजें क्लियर है, बाकी दो चीजें उस दिन खत्म कर देंगे। सबको क्लियर है? दो चीजें निकाल चुके हैं हम लोग। सबसे पहले VSWR निकाल लेंगे, नॉर्मलाइज्ड वैल्यू जो भी आया है वहां से सर्कल बना लेंगे, सर्कल को एक्सटेंड कर देंगे तो हमको VSWR मिल जाएगा। VSWR के बाद से फॉर्मूला लगा के हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का। मैग्नीट्यूड निकलने के बाद से जो नॉर्मलाइज्ड वैल्यू है उसके पे स्ट्रेट लाइन खींच देंगे आगे, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का लाइन है, वहां से हमको एंगल मालूम चल जाएगा। अब इसी एक और सवाल दिया है मैंने, सारी वैल्यू को डबल करके हमको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ये बताइएगा। तो मंडे को मिलते हैं, बाकी खत्म कर देंगे। अभी डिपार्टमेंट में कुछ वीडियो बनने वाला है लैब का, तो हम लोगों को बुलाया गया, तो मैं जा रहा हूँ अभी। तो मंडे को मिलते हैं, ठीक है। सवाल करके आइएगा, आंसर सबसे पूछूंगा मैं मंडे को। मंडे को खत्म कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए ठीक है, बाय।